हेलो बच्चों, क्या हालचाल बेटा सभी लोगों का। सभी लोगों की तैयारी बेटा अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक की 2 क्लासेस में कूलाम्स लॉ पहला वाला जो पार्ट था वो आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा सभी लोगों ने। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, ये दोनों क्लासेस जिन बच्चों ने ना देखी हों, ये दोनों क्लासेस सब लोग तैयार कर लो। ठीक है, वीडियो नंबर 1 इसमें आपको पहला लेक्चर मिलेगा और वीडियो नंबर 2 इसमें आपको बच्चों दूसरा लेक्चर मिलेगा। ठीक है, ये दोनों लेक्चर आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लें। और आज की क्लास में हम लोग जो थर्ड वीडियो है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका टॉपिक जो है वो आपके फाउंडेशन के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए, ठीक है, जेई की परीक्षा के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए, नीट की परीक्षा के लिए, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कुल मिलाकर के ये डाइपोल एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसीलिए सब लोग ध्यान से अच्छे ढंग से इसको डाइपोल को तैयार करेंगे और इसके नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है फाइनली, वो तो इसकी तैयारी बेटा बहुत अच्छे ढंग से करो, अपने नोट्स का मिलान करते रहो। आप किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई, एससी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, एनीवन, ठीक है, आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी लगी। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, कमेंट करके बताया करो बेटा आपको इसकी क्लास जो रिवीजन आपको कराया जा रहा है वो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, यानी वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। क्या लिखा है? वह निकाय जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। दैट सिस्टम इन विच टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट स्मॉलर डिस्टेंस स्मॉल आर अपार्ट। ठीक है, कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक चार्ज है माइनस का क्यू और एक चार्ज है बच्चों प्लस का क्यू और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2l। अगर एग्जाम में कभी आता है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसा ही बना देना है। ऊपर पी वेक्टर को ड्रॉ करना है। पी वेक्टर को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और उसके बाद आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे ढंग से लिख के आना है कॉपी में। और बाकी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उसका रिवीजन कर लें। इस पे आधारित क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो क्या हमको पता चला? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हों, एनी सिस्टम विच हैव टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। जैसे यहाँ पर ये चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर ये प्लस क्यू और बीच का सेपरेशन क्या है? 2l। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप लोग जानते हो HCl, NaCl, KBr, कुल मिला के ऐसे मॉलिक्यूल जो ध्रुवीय अणु होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। कौन से? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, NaCl, H2O, जितने भी मॉलिक्यूल बेटा पोलर होंगे, ध्रुवीय, ऑल पोलर मॉलिक्यूल, सभी ध्रुवीय अणु, ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स, इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीय अणु। तो जितने भी अणु होते हैं पोलर, जिनको ध्रुवीय अणु कहा जाता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? डाइपोल के, है ना। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पोलर और नॉन पोलर। एक मॉलिक्यूल होता है बेटा पोलर और एक कौन सा होता है? नॉन पोलर। एक को कहते हो ध्रुवीय अणु और एक को क्या बोलते हो? अध्रुवीय अणु। ये बात सबको समझ में आई? एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय अणु। कौन सी अणु? ध्रुवीय अणु। ऐसे अणु जिनके परमाणु पोल बनाए, है ना। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसको नमक भी कहते हो, साल्ट। इसमें एक आयन होता है बच्चों Na पॉजिटिव और एक होता है Cl नेगेटिव। तो इस पर एक क्या है? प्लस क्यू चार्ज और इस पर एक क्या है बच्चों? माइनस क्यू चार्ज, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डाइपोल का। ठीक है, कौन सा डाइपोल? अगर पूरा नाम बोलोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल
क्योंकि एक मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, वो तो एक अलग केस है। तो ये डाइपोल हो गया। सबको बात समझ में आ गया। और दूसरे मॉलिक्यूल कौन से होते हैं बेटा? दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर। कौन से होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है अध्रुवीय अणु। पोलर और नॉन पोलर ये होते हैं अध्रुवीय अणु। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ? जिनमें इक्वल चार्जेस ना बने वो सारे क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर। विच डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। आप ऐसे भी कह सकते हो जिनमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण ना हो। जिन अणुओं में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण ना हो, जिनमें स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं बच्चों आपके नॉन पोलर। और पोलर क्या होता है? विच हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। विच हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इस बात को सभी लोग तैयार कर लें। ध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, और अध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को पूरी बात? तो अभी हमने आपको बता दिया है, एक हो गया परमानेंट और एक क्या हो गया? नॉन परमानेंट। इसको डाइपोल मोमेंट भी बोला जाता है। यहाँ तक पूरी बात सभी को क्लियर हो गई है ना? अब जैसे हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, इसको बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ले आना भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप लोग क्या बोलते हो? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सा आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, तैयार करके जाना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज होता है डाइपोल का माइनस और एक क्या होता है? प्लस। एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और बीच का सेपरेशन क्या होता है? 2l। तो याद रखना डाइपोल मोमेंट का मतलब हुआ P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ठीक, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज with distance between two charges, ठीक है, is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डेफिनेशन आपको हिंदी में भी अभी स्लाइड है बनी है, हम आपको दिखा देते हैं, तैयार कर लेना। ठीक है, पहले समझ लो, दोनों चार्जेस में से किसी एक आवेश के परिमाण, ये देखो, और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, इनका जो प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, जैसे ये देखो लिखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो प्रोडक्ट है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, और उसका फार्मूला बच्चों क्या होता है? P बराबर 2QL। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक बेटा सदिश राशि, तैयार कर लेना, पेपर में कभी आए। और इसकी डायरेक्शन होती है -Q से +Q। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डाइपोल बना हुआ है, -Q और +Q, -Q और +Q, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर। तो P कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? -Q से +Q। भूलना नहीं कभी, ठीक है? सभी लोग इस बात को भूलेंगे नहीं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है इसको P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और P वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? -Q से +Q। P वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम -Q टू +Q, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो होता है ATL। ठीक है, और इसकी जो विमा होती है, हाँ ठीक है, वही तो विमी सूत्र है। डायमेंशन फार्मूले को ही विमी सूत्र भी कहा जाता है, अच्छी बात है।
और यूनिट होती है बच्चों इसकी कूलाम मीटर। क्या होती है? कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। पेपर में कभी आए तो ध्यान रखना। और एक अन्य मात्रक होता है डिबाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक दूसरी यूनिट भी होती है और उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिबाई। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या है? ATL, और इसकी यूनिट क्या है? कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, है ना। और दूसरी यूनिट क्या है बोलो? डिबाई। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, पेपर के लिए, तैयार कर लेना सभी लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट्स बना लेना। और सभी को समझ में भी आ गया होगा भाई। लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को जरा सब्सक्राइब भी करो सभी लोग, और शेयर करो। यहाँ तक पूरी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक पूरी बात सभी को क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चा आपको समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फाइनली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पेपर के लिए, इसको तैयार कर लेना। जैसे हमारे पास ये चार्ज है -q, ये +q, और यहाँ पर बच्चों पॉइंट है P, ये एक्सियल पोजीशन पर है। एक्सियल माने अच्छी स्थिति, ये एक्सियल पोजीशन। +q वाला जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, और -q वाला जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। +q चार्ज का जो फील्ड होगा, जो +q चार्ज का फील्ड होगा वो होगा अवे फ्रॉम चार्ज, और -q का जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। और ये जो डाइपोल रखा है ये ऐसे मीडियम में रखा है जैसे वायु या निर्वात, आप एयर मान लो। तो पहले तो ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहले तो आप लोगों को ये फिगर ड्रॉ करना है। अब देखो जो +q चार्ज है वहाँ से P तक की डिस्टेंस कितनी है? देखो ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है L, तो बोलो +q से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? R - L। तो सबसे पहले काम करोगे, +q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। जो धन आवेश है +q आवेश से बिंदु P पर अगर हम लोग क्या निकालना चाहें? वैद्युत क्षेत्र। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, परेशान ना होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E1 = 1/4πε0 q/r²। लेकिन अब r में कौन सी दूरी लोगे? B से लेके P तक का डिस्टेंस, और B से लेके बच्चों P तक का डिस्टेंस क्या है? R - L। तो यहाँ पर होगा R - L का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे ड्यू टू -q चार्ज। आप -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। अब E1 को क्या लिखोगे? E2। E1 की जगह क्या लिखोगे? E2। और E2 का अगेन फार्मूला क्या है? 1/4πε0 q/r + L का होल ऑफ स्क्वायर। ये बात समझ में आई? देखो जब +q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो डिस्टेंस लोगे +q से पॉइंट P तक की, जो R - L है, ये देखो लिखा हुआ है। और जब -q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R + L, है ना। -q से यहाँ तक की L है और यहाँ से यहाँ तक की R है, तो टोटल -q से बिंदु P तक की दूरी कितनी हुई बेटा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम -q, ये R + L हुई ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था? 1/4πε0 q/r²। तो R की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया? R - L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रख दिया? R + L का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, डायरेक्शन भी देखो, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो +q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम चार्ज। अवे माने दूर, आवेश से दूर, अवे फ्रॉम +q। और इसका किधर है बोलो? टुवर्ड्स द चार्ज, यानी टुवर्ड्स -q, है ना। +q चार्ज का जो फील्ड है वो अवे फ्रॉम चार्ज है, और -q का बच्चों जो फील्ड है वो टुवर्ड्स द चार्ज है। यहाँ तक सभी को पूरी बात क्लियर हो गई है? अच्छा, रिवीजन करते चलो, ठीक है। थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आपके पास में आ रहे हैं और रिवीजन भी आपका जरूरी है। अब एक काम करो, अगर पॉइंट P पर आप लोग निकालो रिजल्टेंट फील्ड, यानी परिणामी क्षेत्र। अगर हम लोग यहां पर बच्चों निकालें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र,
तो बताओ जो ई वेक्टर आएगा उसको बच्चों आप लोग ध्यान से समझो। यहां पर पॉइंट पी पर E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और जब E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको माइनस करोगे E1 E2 को। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फील्ड को निकालते समय इनको माइनस किया जाता है। अच्छा, किससे किसको माइनस करोगे? तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उससे दूसरे को माइनस करेंगे। यहां पर E1 E2 से बड़ा है, और जब E1 E2 से बड़ा है तो E1 से E2 को माइनस करेंगे। अच्छा, E1 किसका फील्ड है, प्लस Q का, तो दूरी कम है, R माइनस L तो फील्ड ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, E वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों क्या लिख दिया, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। इतनी बात समझ में आई। दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो गया। यहाँ पर E1 E2 की हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है। देखो लो आप लोग ध्यान से, E1 E2, E1 है R माइनस L का होल स्क्वायर और E2 R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। अब ये बताओ यहाँ से कॉमन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कॉमन, इसको बाहर कर लो तो ये आया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। इसी को हम लोगों ने क्या लिखा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये क्या बन गया बोलो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, A प्लस बी A माइनस बी। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, R प्लस L का होल स्क्वायर। सभी को समझ में तो आ रहा है ना। और यहाँ क्या हुआ, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी को आप लोग क्या लिखोगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हुआ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये कितना हुआ बच्चों, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये फार्मूला तो समझ में आ गया ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर और ये A माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने ओपन किया है ना। इतना तो फार्मूला सबको पता ही होगा। अंदर मल्टीप्लाई करो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है बच्चों R स्क्वायर माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। ये R स्क्वायर माइनस का, R स्क्वायर प्लस का, L स्क्वायर माइनस का, L स्क्वायर प्लस का हटा दो। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, जगह क्यों खराब की जाए। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा तो E इज इक्वल टू आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये चल ही रहा था, 2RL प्लस 2RL क्या बन गया, 4RL, तो 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जानते हो 2QL को हम लोग क्या कहते हैं, P वेक्टर, अभी पीछे पड़ा है। 2QL को क्या बोलते हो, P वेक्टर। तो ये जो 4 लिखा है ना, इसको 2 इंटू 2 कर लेंगे, एक 2 इसके साथ आ जाएगा Q और L के साथ, एक 2R के साथ आ जाएगा। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दिया जाए, और यहाँ पर चल रहा है 2R इंटू 2QL, और अपॉन में क्या चल रहा है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो इसी को हम लोगों ने बच्चों लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बताओ यहाँ तक पूरी बात सबको समझ में आ गई। ये P लिख दिया ना, दिस इज द P, ये P है, और ये R 2R पहले से था, तो ये 2R और ये P। अब आप लोग इस बात को जानते हो, डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो जो L है डिस्टेंस, ये L और ये L, ये L दिखाई दे रहा है ना, कर्सर दिख रहा होगा, ये L और ये L, ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये L और ये L इस R की तुलना में बहुत छोटे हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो L स्क्वायर है वो भी R स्क्वायर से बहुत कम होगा, और जब L स्क्वायर R स्क्वायर से कम होगा तो E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और ये आया R की पावर 4। देखो जब L स्क्वायर को छोड़ दोगे, L स्क्वायर को निगलेक्ट करोगे तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर 4, एक R से एक R कट गया, तो बोलो E इज इक्वल टू क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप इसको बेटा जरूर तैयार कर लें,
ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकाला है बोलो? डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? एक्सियल पोजीशन पर। कहां पर निकाला है बोलो? अच्छी स्थिति पर, यानी एक्सियल पोजीशन पर। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बच्चों डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइपोल की जो एक्सियल पोजीशन है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको निकालना हो, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको निकालना हो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको बच्चों फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग फार्मूला क्या निकालेंगे? हम लोग फार्मूला निकालेंगे। लो यहाँ तक सबको समझ में तो आ गया? यहाँ तक ये फार्मूला बेटा सभी को क्लियर तो है? कोई दिक्कत हो तो बताओ फार्मूले में। क्या हो गया? एक मिनट बच्चों, क्या हो गया? ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाला है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ये ई लिखा था यहाँ पे, रफ हो गया है, दोबारा हम इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, एरर हो गया है, ये रफ हो गया था। चलो, यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? क्या यहां तक सभी बच्चों को बेटा पूरी बात क्लियर है? कमेंट करके जरा सब लोग जरूर बताओ। इसको लिख देते हैं, इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब तो पूरा क्लियर है। ठीक है, तो भैया ये टॉपिक आपके पेपर के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे ढंग से जरूर तैयार कर लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हाँ यही है जी। कैसे क्या हुई? वो इरेजर वो कर दिया होगा ना पूरे। तो ये पूरी लिखा हुआ चला है, कंप्यूटराइज भी? हाँ। ऐसा कैसे? तो बच्चों अब हम लोगों को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है? डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में, यानी निरक्ष पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहां पर निरक्ष पे कैसे निकालोगे? जैसे डाइपोल है -q + q और सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट p है, सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट p है। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निरक्ष। निरक्ष माने इक्वेटोरियल पोजीशन। ये देखो, ये पॉइंट P है ना, इसको निरक्ष बोला जाता है। मींस इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाएगा। ठीक है, ये दूरी r है, ये सेंटर से r दूरी पर कोई भी पॉइंट P है। ये E1, ये E2 और ये E है। ठीक है, इस वाले चार्ज प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 बाहर, और इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? इस वाले प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज,
तो कोई भी रहने थोड़ी देर। इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू बाहर यानी अवे फ्रॉम चार्ज, और इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज। ये देखो ये टू अंदर की तरफ, और यहां से ये आर दूरी पर पॉइंट पी है, सबको दिख रहा होगा। ये इतने डायग्राम को हम लोगों ने यहां पर देखो ये निकाल के बनाया हुआ दिख रहा है। ये ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E1 क्या है, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड, और E2 क्या है देखो माइनस क्यू चार्ज का फील्ड। ये डायग्राम तो सबको क्लियर है। माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, और प्लस क्यू चार्ज का किधर होता है, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। अब इस E1 को दो कंपोनेंट में हम लोगों ने बांट दिया। ये कंपोनेंट हो गया E1 साइन थीटा, और ये हो गया E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार इस वाले E2 का ये कंपोनेंट हो गया E2 साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया E2 कॉस थीटा। तो आप अगर हम लोग पहले E1 और E2 को निकालें तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये बात क्लियर है। ये प्लस क्यू से पॉइंट पी का सेपरेशन क्या आई है ना पाइथागोरस से, ये दूरी L और ये दूरी R, तो बताओ ये कितनी हुई, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल 90 है। इसी प्रकार ये भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने लिखा है। जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर का, उसमें R की जगह क्या रखा गया है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, रूट से स्क्वायर हट जाएगा बेटा, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या ये E1 सबको समझ में आ गया। ऐसे अगर आप E2 निकालोगे माइनस क्यू चार्ज का फील्ड, तो फिर से वही करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सेम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको आप लोग बच्चों लिखोगे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E1 E2 सबको समझ में आया बच्चों, E1 E2 सबको क्लियर है। E1 किसका फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज का, और E2 किसका फील्ड है, माइनस क्यू चार्ज का। अब यहां पर देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बेटा न्यूट्रलाइज कर देंगे। और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसिल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनका परिमाण समान है, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, दिशाएं विपरीत हैं इनकी बेटा। और सभी लोग जानते हो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं और परिमाण में समान है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो कौन कौन से आपस में ऐड हो जाएंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इसलिए रिजल्टेंट अगर आप फील्ड की बात करोगे, आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करो, ठीक है, अगर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या निकल के आएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E बराबर निकल के आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। कौन कौन आपस में ऐड हो जाएंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग यहां पर बात करें, इस नए पेज में हम लोग समझते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बिंदु P पर, पॉइंट P पर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखो पीछे वाली स्लाइड को,
तो आपको ये पता चल रहा है कि E1 और E2 ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, परिमाण में समान है। देखो जो वैल्यू E1 E2 की, मतलब E1 की वही वैल्यू E2 की। E1 E2 देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दिस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दिस, इनकी वैल्यू सेम है। और जब इनकी वैल्यू बेटा सेम है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस E1 इज इक्वल टू E2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। और इसको E लेट कर लिया हम लोगों ने से, तो बताओ ये क्या आ गया, ये आ गया इसको दें ER नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ये ER है रिजल्टेंट। तो बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 2E cos थीटा आ गया। E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी E, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा ये बन गया 2E cos थीटा। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा है cos थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है cos थीटा, ये आ गया ER। यहां तक सभी को बात क्लियर है। अब अगर आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखें फ्रॉम फिगर, देखो पीछे वाली स्लाइड में फिगर को बच्चों, अगर आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि ये एंगल है, देखो थीटा दिख रहा है, ये कर्सर, ये एंगल है थीटा, डायग्राम में देखो ये थीटा दिख रहा है। तो यहां पे लगा दो cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी OB अपॉन BP। क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन BP, आधार बटे कर्ण, जानते हो ना सभी लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर आप लोग बात करो आधार की, बेस देखो OB कितना है L और BP कितना है अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस वैल्यू को आप यहां रख दो, तो ये आ गया L अपॉन अंडर रूड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई cos थीटा। ये cos थीटा की वैल्यू उठाओ और यहां पे चिपकाओ, ठीक है। पुट इन एबव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण में मान को रखने पर, तो बताओ ER क्या आ गया, यहां से लाइन खींच देना कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बताओ ER क्या आ गया, ER माने रिजल्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन अंडर रूड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या यहां तक पूरी बात क्लियर है, यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। यहां तक सभी को पूरी बात बेटा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। क्यों बच्चों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके सारी बात बताया करो कि क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई। आपको सारी चीज़ें बेटा क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जब तक कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है ना। तो कमेंट किया करो। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद ये जानते हो कि जो 2QL है ये किसके इक्वल होता है, P के। अभी आप लोगों ने पढ़ा ये डाइपोल मोमेंट है, तो इसको जब आप लोगों ने रख दिया तो रिजल्टेंट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन कुछ वैल्यू बेटा छूट रही है क्या? यहां पर ये वैल्यू जरा ध्यान दो, एक मिनट। अभी आपने जो वैल्यू रखी है इसमें एक टर्म आपने नहीं रखा है ना, जान रहे होगे कौन सा जिनका पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे वैल्यू रख रहे हो ना, चलो इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा रखना, तो ये भी तो रखेंगे, ये हमने रखा नहीं था, तो इसको लिखेंगे 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ठीक है, तो बताओ अब ER कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2QL को P कहते हो, तो P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। इसका जब रूट हटाओगे तो 1/2, और ये एक पावर ये 1 लिखी हुई है,
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगी। क्लियर हो गया। और फिर वही प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपको बताई कि L² इज वेरी वेरी लेस देन 2R², तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, तो बोलो E = क्या आएगा 1/4πε0। L² को छोड़ दो, 0 कर दो, तो R² की होल पावर 3/2, 2 से 2 हटा दो, तो बोलो E का फार्मूला क्या आ गया प्यारे बच्चों 1/4πε0P/R3। ठीक। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि डाइपोल की इक्विटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप फार्मूला क्या डिराइव करके आओगे 1/4πε0P/R3। और न्यूमेरिकल के लिए तो मान लो ये इंपॉर्टेंट है। दोनों फार्मूले सबको समझ में आ गए? क्या सभी बच्चों को दोनों फार्मूले बेटा क्लियर हो गए हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फार्मूला अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो आपने क्या क्या भी पढ़ लिया? पहले देखो आप लोगों ने पढ़ा था, शुरुआत में एक बार फिर दिखा देते हैं। पहले आप लोगों ने पढ़ा था डाइपोल की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति को क्या बोलते हो? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाना पेपर में। और फिर क्या पढ़ा? निरक्षीय स्थिति। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए, फिर आगे की ओर बढ़ो। क्या समझ में आना चाहिए बताओ? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एग्जाम में ये रिवीजन करके जाना। ठीक। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो अच्छी स्थिति होती है एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, हिंदी में क्या कहते हो? द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। इसमें आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है E एक्सियल = 1/4πε0 पढ़ा है ना? उसके बाद हम लोगों ने निकाला इक्विटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति। ठीक। तो ये आएगा E इक्विटोरियल = 1/4πε0P/R3। ये दोनों फार्मूले बिल्कुल लर्न कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। अगर हम लोग इनका रिलेशन निकालें तो हमको बच्चों ये पता चल रहा है E एक्सियल / E इक्विटोरियल, ये रेशियो आ रहा है प्यारे बच्चों 2/1, यानी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात आया वो आया E एक्सियल यानी E अक्षीय बराबर 2 × E निरक्षीय। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अक्ष और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्रों में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन, तो आप इस बात को बताओगे। और न्यूमेरिकल आएगा तो आपको एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और दूसरे का पूछेगा। हो सकता है निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र दिया जाए, अक्ष का पूछे, हो सकता है अक्ष का वैद्युत क्षेत्र दिया जाए और निरक्ष का पूछे। ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। आगे एक बात और समझो, आपने जो दोनों फील्ड निकाले हैं, दोनों फील्ड में एक बहुत कॉमन सी चीज है E प्रोपोर्शनल 1/R3, है ना कॉमन? तो ये फार्मूला याद कर लो, दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसका वन लाइनर भी आ सकता है ना? कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो E प्रोपोर्शनल 1/R3 ये डाइपोल के लिए है। और अभी आपने पीछे क्या पढ़ा? E प्रोपोर्शनल 1/R², और ये बेटा किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र। तो ये दो बातें आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये है बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र। क्या है? बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र। और ये क्या पढ़ा है बताओ? ये वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र सभी को समझ में आना चाहिए, कोई हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, है ना। एजुकेशन यानी शिक्षा की कोई बेटा भाषा नहीं होती है ना। नॉलेज होना चाहिए, तो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो बाई लैंग्वेज इसीलिए मैं क्लास पढ़ा देता हूं जिससे सबको दिक्कत हो। और ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आपके जेईई मेंस की परीक्षा में, पेपर में, नीट के एग्जाम में, ठीक है, एनडीए के एग्जाम में, या डिफेंस का और भी कोई एग्जाम हो, और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो ये तो बेसिक्स हैं, ये हर बच्चे को आना ही चाहिए। देखो बेस अगर कमज़ोर होगा तो तैयारी तुम्हारी ज़्यादा अच्छी कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले बेस आना चाहिए और फिर इसके आगे हम लोग, ठीक है, आगे की तैयारी को करेंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो दो प्रकार के केस हो गए, एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आगे की ओर बढ़ा जाए। अभी एक बात और समझ लो, ऐसे आगे ना बढ़ो, एक बात और समझ लो, सुनो, याद कर लेना कि अगर किसी डाइपोल को, ये डाइपोल है ना, जब डाइपोल बोलें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब तक मैग्नेटिक डाइपोल की चर्चा नहीं होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव की ही बातचीत हो रही बेटा। इसका पी वेक्टर इधर है, माइनस से प्लस। अगर किसी डाइपोल को आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखो, ठीक, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत आता है, तैयार कर लेना, ठीक है। जब किसी डाइपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो डाइपोल पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स यानी परिणामी वैद्युत बल 0 होता है। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही है। देखो प्लस क्यू चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही तो माइनस क्यू पे लगेगा, और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। इसलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे बेटा। प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा F1 इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा F2 बराबर माइनस क्यू ई। तो अगर नेट फोर्स की बात करोगे तो F नेट 0 ही तो आएगा, है ना। और जब नेट फोर्स 0 आ जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल कार्य, परिणामी बल कार्य नहीं करता, ठीक है। तो क्या कार्य करता है? परिणामी बलाघूर्ण, नेट टॉर्क काम करता है। टॉर्क माने बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण तो कार्य करेगा, टाउ बराबर P क्रॉस E, अभी आगे पढ़ोगे भी, ठीक है। लेकिन नेट फोर्स कार्य नहीं करता। लेकिन अगर इसी की जगह नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, कैसा फील्ड हो? नॉन यूनिफॉर्म माने असमान, मतलब इस प्रकार का, ऐसा पढ़ाया था मैंने पीछे वाली क्लास में, जिसका ना पढ़ा वो पढ़ लेना। ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल है 2L, और ये असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। कहाँ रखा है बेटा? ये असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक, असमान वैद्युत क्षेत्र। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। तो ये बताओ प्लस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो माइनस क्यू के बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्लस क्यू रखा है। देखो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, वैद्युत क्षेत्र बेटा प्रबल है, तो इस पे फोर्स अलग लगेगा और इस पे अलग लगेगा। तो इस बार F1 और F2 आपस में बराबर नहीं होंगे, तो नेट फोर्स
यानी जो परिणामी वैद्युत बल है वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा, कार्य करेगा। और जो नेट टॉर्क है यानी बल आघूर्ण वो भी कार्य करेगा। तो इस बात को सभी लोग लर्न कर लो कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए बच्चों, तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। और अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है और नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर है? क्या यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर है? यहां तक सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ गई? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें वैद्युत बल और वैद्युत बलागुण दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव केवल बल आघूर्ण का अनुभव करता है। बल का नहीं। ठीक, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल experiences only torque, not electric force। बस अगर इतनी बात ये आपको तैयार हो गई तो आप नॉन यूनिफॉर्म का केस समझ लोगे। असमान वैद्युत क्षेत्र में ठीक, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है भैया, वैद्युत बल और बलाघूर्ण दोनों का एक्सपीरियंस यानी अनुभव करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतनी बात सभी को समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, जल्दी बताओ। देखो, एक एक चीज तुमको हम क्लियर करके बता रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि इनके नोट्स बनाओ और इनको अच्छे ढंग से बेटा तैयार करो। यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर हो गई? क्या यहां तक सभी बच्चों को पूरी बात क्लियर हो गई भैया? देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डाइपोल को सभी लोग पढ़ के जाओ। ठीक है, डाइपोल एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब लोग डाइपोल को तैयार करके जरूर जाओ। डाइपोल अगर आप तैयार कर लोगे तो काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी क्लासेस लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करें। अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को शेयर करो, लिंक को शेयर करो,
जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है और जिनका टारगेट जेई और नीट है, वो पहले अपना फाउंडेशन तैयार करें, या एनडीए का परीक्षा है, अपने फाउंडेशन को पहले प्रिपेयर करें। जब आपको फंडामेंटल अच्छा आएगा तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो आज इस वाली क्लास में हम लोगों ने डाइपोल को डिस्कस किया। इसकी एक क्लास केवल आपकी और आएगी, उसके बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और गॉस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास को बच्चों यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सबको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नोट्स इसके बनाओ, रिवीजन करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।